हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको एक्सक्रीटिव सिस्टम के पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, और ये सेकंड वीडियो है इसका। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक दिस: ऑफ द टोटल एनर्जी स्पेंट बाय द किडनीज 80% इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसा कि आप जानते हो कि आपके नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में, जैसे मान लो ये हमारा एक नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, वुमेन्स कैप्सूल का पार्ट है, सही है ना। और ये मान लिया जाए हमारा ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है, ये ल्यूकोफिलेज का स्टार्ट हुआ था वैसे, और ये फिर ये नीचे आकर थोड़ा नैरो हो गया ऐसे, ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, और ये फिर ऐसे थोड़ा ऊपर गया, देखो ऐसे थोड़ा थिक हो जाता है। ये इसका बनता है डीसीटी, एंड दैट डीसीटी मर्ज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और आप जानते हैं कई सारे कलेक्टिंग डक्ट का ये यूनियन है। ये कलेक्टिंग मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे डीसीटी का मर्जिंग होता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें ये एफरेंट आर्टरियोल्स का पार्ट आता है, जो कई सारे ऐसे कैपिलरी में ब्रांच कर जाता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये फिर से ऐसे बाहर आता है, जिसको एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। और इसी की जो ब्रांचेस वगैरह होते हैं, आपको पता है इसकी जो ब्रांचेस हैं दैट मेक net like structure around the entire part of the renal tubule like this. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब फिल्ट्रेशन होता है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है, देखो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ये पता है आपको। और इस फिल्ट्रेट के अंदर आपको पता है कि इसमें ब्लड प्लाज्मा का सब कुछ अवेलेबल है एक्सेप्ट द लार्ज साइज ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। So nephric filtrate is equivalent to the blood plasma minus the blood proteins. प्रोटीन्स को छोड़ दीजिए आप, तो ब्लड प्लाज्मा में जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो फिल्टर होकर आपके वुमेन्स कैप्सूल में पहुंचता है। तो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, और तो ब्लड प्लाज्मा यहाँ पर है, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, एंड इट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द ब्लड प्रोटीन्स। लार्ज साइज जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, तो वो आपके फिल्ट्रेट में अवेलेबल नहीं है। तो फिल्ट्रेट में क्या होता है? तो फिल्ट्रेट में देखिए आप, फिल्ट्रेट में वाटर होता है, फिल्ट्रेट में यूरिया होता है, फिल्ट्रेट में यूरिक एसिड भी होता है ना। फिल्ट्रेट में क्रिएटिनिन भी होता है, फिल्ट्रेट में ग्लूकोज होता है, फिल्ट्रेट में एमाइनो एसिड होता है, फिल्ट्रेट में सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयन होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं, है ना, फॉस्फेट आयन होता है। तो ये सब कुछ आपके फिल्ट्रेट में अवेलेबल है। इसके अलावा आप जानते हैं इसमें पिगमेंट है, बिलिरुबिन वगैरह भी होता है इसके अंदर, इसमें हाइक्लोरिक एसिड वगैरह भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पे पोटेशियम का पार्ट भी होता है। सो इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, स्मॉल अमाउंट में इसमें अमोनिया वगैरह भी होता है, अमोनियम आयंस वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या नहीं है? तो इसमें ब्लड प्लाज्मा का जो प्रोटीन्स का पार्ट है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है ना। फिर आप जानते हैं कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है, उस फिल्ट्रेट का मैक्सिमम जो कंपोनेंट है
वो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन है, आप जानते हैं ये प्रोसेस पैसिवली भी होता है, एक्टिवली भी होता है ना। अलोंग द ग्रेडियंट है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी होता है। देखो, तो आप जानते हैं कि जो फिल्ट्रेट यहाँ अवेलेबल है, ऐसे देखिए आप, जो फिल्ट्रेट अब यहाँ अवेलेबल है, जब वो पीसीटी में आता है या फिर वो डिसेंडिंग लिम्ब में आता है या असेंडिंग लिम्ब में आता है, डीसीटी में आता है, हर जगह से आप जानते हैं कुछ ना कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं आपके, कहां पर, आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। तो जो सब्सटेंस अब यहां से यहां पहुंच रहा है आपके कैपिलरी में, देखिए जो सब्सटेंस यहां से यहां पहुंच रहा है, जो सब्सटेंस यहां से यहां पहुंच रहा है, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और ये रीअब्जॉर्प्शन आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था, ये पैसिवली भी है, एक्टिवली भी है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी होता है, सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी होता है। हर तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो किडनी अपना मोस्ट ऑफ द एनर्जी खर्च करता है रीअब्जॉर्प्शन में, वो किसके लिए होता है। याद रखिएगा, देयर इज टर्म कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। मैं फिर से थोड़ा इसको बताऊं आपको, देखिए क्या है एक्चुअली, समझो पहले इसको आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, सपोज दैट इज आवर रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और इस ट्यूब्यूल के मान लिया जाए कि ये रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, और यहां पर ये देखिए ऐसे, ये मान लो हमारा एक ये ब्रश बॉर्डर को बॉर्डर एपिथेलिया कहते हैं। देखो इसको क्या कहते हैं इसको, ये जो लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल होता है, ये मोस्टली क्या कहते हैं इसको, ब्रश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलिया होता है ना। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे ऐसे माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर होता है ऐसे यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो फिल्ट्रेट अब यहाँ पे अवेलेबल है, और मान लो ये इसके विसिनिटी में नियर बाय पॉइंट पे ये एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस तरह के सिस्टम में जो रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट है, आप याद रखिएगा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप, एक आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये पंप एक्टिवली क्या करता है कि आपके ये जो सेल्स होते हैं, बस बॉर्डर वाले जो सेल्स होते हैं, ये सोडियम को यहां से बाहर ये रिमूव करता रहता है एक्टिवली। 3 सोडियम बाहर निकल जाता है और 2 सोडियम को ये सेल्स के अंदर पहुंचा देता है। 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। ये सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं आप। तो क्या हुआ देखो, पहले तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया ने एक्टिवली सोडियम को सेल से बाहर निकाल दिया, एक्टिव पंपिंग कर दिया उसका, है ना। और उसके बाद जो सोडियम आयंस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है आपके ट्यूब्यूल के कैविटी में, अब वो एक पैसिव ग्रेडियंट के साथ वो इसमें इन करता है। और ये फिर यहां से देखो, ये तो बीच में क्या हो गया बताओ, ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो आपके सेल्स और मतलब ट्यूब्यूल्स के सेल्स और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है। ये सिंपली आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहे हैं आप इसमें। तो सोडियम, अब पहले तो सोडियम को हमने बाहर पंप किया एक्टिवली, एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद सोडियम बहुत मतलब पैसिव फोर्स के साथ ये सेल्स के अंदर क्या होता है, एंटर करता है। और ये फिर सोडियम कहां पहुंचेगा, आपके ब्लड कैपिलरी में आएगा। देखो पहले यहां से आता है, फिर यहां से यहां आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम के ट्रांसपोर्ट में एक तरह का एनर्जी खर्च हुआ, एटीपी खर्च हुआ, और वो एटीपी खर्च हुआ था सोडियम को सेल से बाहर रिमूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वो एक ग्रेडियंट क्रिएट किया गया, इट इज काइंड ऑफ ग्रेडियंट जो पहले क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद सोडियम का एक
पैसिव फ्लो होता है, लेकिन ये पैसिव फ्लो तब बनेगा जब आपने एटीपी ऑलरेडी खर्च किया हुआ है। और आप जानते हैं इसी सोडियम के पैसिव फ्लो के साथ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट भी है, एमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट भी होता है। समझ में आ रहा है? तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं इसमें एक पंप का पार्ट ऑपरेट होता है, तो एक्टिवली होता है। और किडनी के जो आप कह सकते हैं जो पीसीटी वगैरह के जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक नंबर है आपकी पीसीटी के सेल्स में बहुत ज्यादा होता है ना, एंड दैट प्रोवाइड्स एटीपी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस। और उसी सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट के साथ ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स भी क्या होता है बताओ, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है सोडियम ट्रांसपोर्ट। किडनी का मैक्सिमम एनर्जी खर्च होता है सोडियम के ट्रांसपोर्ट में, और उस ट्रांसपोर्ट के साथ ग्लूकोज और एमाइनो एसिड्स का भी एक तरह का को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं आप। तो ऐसा लिखा जाता है कि ग्लूकोज और एमाइनो एसिड्स ये भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। और आप जानते हो कि यूरिया का जो ट्रांसपोर्ट है ये पैसिवली होता है। यूरिया का ट्रांसपोर्ट है या क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये क्या होता है बताओ? ये ट्रांसपोर्ट यहां से क्या होते हैं? ये पैसिवली होता है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, एमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट, इवन जो बाइकार्बोनेट वगैरह का ट्रांसपोर्ट भी है वो एक्टिवली होता है। सोडियम का ट्रांसपोर्ट भी एक्टिवली होता है। यूरिया का ट्रांसपोर्ट और जो आपका क्लोराइड आयंस वगैरह होता है इसका ट्रांसपोर्ट पैसिवली होता है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। वाटर का ट्रांसपोर्ट जानते हैं ये ऑलवेज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होता है, वो भी एक तरह का पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, ऑस्मोसिस कहते हैं उसको आप, है ना, उसमें भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। तो इन दैट वे इसका आंसर क्या हो गया बताओ? सोडियम ट्रांसपोर्ट। बट इसमें याद रखने की बात यह है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, एमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्ट यहां क्या होते हैं बताओ? ये सारे ट्रांसपोर्ट यहां से एक्टिवली होते हैं, ग्लूकोज का भी, अमीनो एसिड्स का भी। सोडियम का ट्रांसपोर्ट भी एक्टिवली होता है, यूरिया का ट्रांसपोर्ट और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट ये यहां से पैसिवली होता है। क्लियर? और तो ये समझ में आ गया आपको। और आपको पता है कि पीसीटी जो होता है, देखो यहाँ पे पीसीटी का जो पार्ट होता है यहां से यहां तक, इस पीसीटी में लगभग आप जानते हैं 100% ट्रांसपोर्ट है किसका? ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का। और मान के चलिए कि सोडियम ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होता है ये पीसीटी में जितने भी फिल्ट्रेट का पार्ट यहाँ पे सोडियम है अवेलेबल है, लगभग 70% के आसपास सोडियम ट्रांसपोर्ट आपके पीसीटी में हो जाता है। और यूरिया का ट्रांसपोर्ट पैसिवली होता है, नियरली 50%। 50% फिल्ट्रेट से हम यूरिया को निकाल लेते हैं, कहां पर? पीसीटी में, और वो भी कैसे? वो पैसिवली। तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन हैं इसको आप याद रखिएगा। और ये बता दूं मैं आपको कि मोस्ट ऑफ द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, आप कह सकते हैं कि जो लगभग 70% के आसपास जो एक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है कहां? आपके पीसीटी में। तो पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। चाहे आप सॉल्यूट की बात करें, चाहे आप सॉल्वेंट की बात करें, आप ब्लाइंडली कह सकते हैं कि जो भी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं उसका मैक्सिमम पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाता है कहां बताओ? आपके पीसीटी में। तो एनीथिंग, जो भी चीज पूछा जाए आपसे कि पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है ना, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन है, अलग अलग क्वांटिटी में होता है, बट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? और आप जानते हैं कि ये इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इसका, यहां पर केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इसका जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें केवल सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्ट में मेनली हम Na और Cl की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ का जो रीअब्जॉर्प्शन है ये भी नीचे की तरफ, लोअर पार्ट में ये रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है बताओ? नीचे की तरफ ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है, और इसके अपर पार्ट में, थिक पार्ट में इसका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता? ये एक्टिवली होता है। तो एक्टिव भी है, पैसिव भी है। पीसीटी में भी एक्टिव होता है, पैसिव होता है। और डीसीटी में जो डीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन है, देखिए
यहां भी आप जानते हैं यहां से भी सोडियम का, क्लोराइड का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है। सेम यहां भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है रीअब्जॉर्प्शन। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन है जो डीसीटी में हो रहा है या फिर कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है, ये एक तरह का फैसिलिटेटेड, और वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको। फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अमाउंट वेरी करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, सीएल का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में भी वो एक फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन है, जिसका रीअब्जॉर्प्शन का अमाउंट ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। पीसीटी में हुआ जो हेलिस लूप में होता है वो एक तरह का आप कह सकते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन है जो होता ही होता है। उसमें आपके बॉडी के कंडीशंस का ज्यादा मतलब नहीं होता। बट डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, या उसको फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में पूछा गया, देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि नॉर्मली मिनिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन। तो याद रखिएगा कि मैंने कहा कि लगभग 99.5% फिल्ट्रेट का, वुमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आता है उसका 99.5% तक सोडियम को हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता था? पीसीटी में। 67 to 70% रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है पीसीटी में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलिस लूप में तो कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि ये तो वाटर के लिए परमेबल होता है, यहाँ सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। असेंडिंग लिम्ब जो होता है, देखो मैंने कहा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है, एंड नियरली 25% तक यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और डीसीटी के साथ अगर मैं कहूं कि कलेक्टिंग डक्ट को मिला दिया जाए तो नियरली 8% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, नॉर्मल कंडीशंस में। कंडीशंस अगर मैंने कहा कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये चेंज हो सकता है, तो कहने का मतलब जो मिनिमम सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है ये आपके डीसीटी वाले पार्ट में होता है, या कलेक्टिंग डक्ट मिलाकर कहें आप तो ये नियरली 8% है। मैक्सिमम कहां होता बताओ? पीसीटी में 67 से कहां तक? 70% तक। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि कहां पर रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, कहां पर एक्टिवली होता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया आपको कि ग्लूकोज, अमोनिया, पोटेशियम, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन केवल और केवल आपके पीसीटी में है। डीसीटी में उसका सिक्रीशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो अगर पोटेशियम की सिक्रीशन की रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन भी पूरी तरह से कहां पे होता है? पीसीटी में होता है। तो ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड्स भी है, पोटेशियम भी है। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन केवल 50% होता है, और यूरिया और भी कहीं किसी पार्ट में रीअब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। Let's see question number 9 and question number 8 and question number 9. Question number 8 is like this. If 100 ml of blood plasma contains 100 milligram of glucose, ये एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है, आप जानते हैं ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन 100 milligram per 100 ml of blood, then equal volume of filtrate in the woman's capsule will contain, ये कितना होगा? याद रखिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मान लो कि ये वुमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हमने, और ये हमारा पीसीटी है, ये फिर एनलिस लूप है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट का स्ट्रक्चर है। और ये रेफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये मान लो हमने बना दिया एक सिंगल सा ऐसे, ये है ग्लोमेरुलस, है ना? और
आप जानते हैं यहाँ ब्लड प्लाज्मा होता है और यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप कहें कि 100 ml ब्लड प्लाज्मा में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है और कोई अमाउंट मान लो, हमने कहा x मिलीग्राम, ये हमारा अमीनो एसिड्स वगैरह होता है। याद रखिएगा, जितना भी ग्लूकोज और जितना भी अमीनो एसिड है ये सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। देखो, मतलब इक्वल अमाउंट में ये फिल्टर हो जाएगा। देखो, जितना भी ग्लूकोज है, जितना भी अमीनो एसिड है, सब कुछ कहाँ पहुंच गया? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। लेकिन आप जानते हैं कि इस जगह पर मान लो इस पॉइंट पे आपका फिल्ट्रेट का वॉल्यूम अगर 125 ml पर मिनट आता है, तो पीसीटी के एंड पे ये लगभग 44 ml पर मिनट ही रह जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द आपने जो चीजें थी इसको रिअब्सॉर्ब कर लिया आपने, कहाँ बताओ? पीसीटी में। और ये भी याद रखिएगा कि इस पॉइंट पे आप देखिए, पीसीटी के एंड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ना कोई ग्लूकोज होगा, ना कोई अमीनो एसिड होता है। मतलब जो भी चीजें आपकी इस पार्ट पे है, जो ल्यूमेन और वुमेन्स कैप्सूल में है, वो सब कुछ रिअब्सॉर्ब हो गया। 100% ग्लूकोज निकल गया, 100% क्या निकल गया? अमीनो एसिड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट होगा ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का, तो इस पॉइंट पे, पीसीटी के एंड पॉइंट पे, ये कितना हो जाता है बताओ? ये हो जाता है कितना? 0। मतलब सब कुछ आपने रिअब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है। और आप जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन वगैरह होता है, यहां लिखते हैं कि 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर है, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का भी कंसंट्रेशन वही होता है। कितना? 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर कहते हैं। मतलब आइसोटोनिक है ब्लड प्लाज्मा और नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो वुमेन्स कैप्सूल में होता है, ये आइसोटोनिक होता है। और इवन कहते हैं कि पीसीटी के एंड पे वॉल्यूम तो काफी कम हो गया, लेकिन यहां भी अगर पूछा जाए कि पीसीटी के एंड पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होता है, ये वापस वहीं पहुंच जाता है। कितना? 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर पे। मैं यही बता दूं आपको कि ये यहां से वाटर का रिअब्जॉर्प्शन होता है, तो इस पॉइंट पे, या आप देखिए जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है, यू जो बिल्कुल हेलेज ग्रुप का सबसे जो इनर पार्ट आता है, देखो यहाँ ये वापस पहुंच जाता है 1200 पे, क्योंकि आपने वाटर रिअब्सॉर्ब कर लिया है। और जब वो डीसीटी में आएगा तो ये वापस आ जाता है 300 पे। 300 से कम होगा, 300 के बराबर होगा, बट ये कभी भी 300 से एक्सीड नहीं करता डीसीटी में आने के बाद। तो आप जानते हैं कि हमारा जो असेंडिंग लिम्ब होता है, वहां पर सॉल्ट का रिअब्जॉर्प्शन होता है और धीरे धीरे फिर जो कंसंट्रेशन होगा फिल्ट्रेट का वो घटेगा और डीसीटी में वापस ये आइसोटोनिक हो गया पीसीटी के साथ। और आप जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट के लोअर एंड पे आते आते ये वापस हो जाता है 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, जो कि ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से 4 टाइम्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और आप जानते हैं कि यही यूरिन का भी कंसंट्रेशन होता है 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर, जो ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से 4 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर यहां पर 100 ml है तो यहां भी 100 ml होगा, एंड आंसर इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर यहाँ पे अमीनो एसिड्स भी होता तो वो भी इक्वल अमाउंट में ही होता। तो ग्लूकोज तो फिल्टर होता है, पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है ये। हाँ, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एट द एंड ऑफ पीसीटी, अगर मैं पूछता कि वुमेन्स कैप्सूल में या ब्लड प्लाज्मा में 100 मिलीग्राम है, तो 1 मिनट के, अगर पूरे 1 मिनट की बात करें हम, तो या ऐसे क्या पूछ दिया जाए आपसे कि जो भी फिल्टर हुआ है ग्लूकोज, उसके बाद अगर वो पीसीटी के एंड पे पहुंचेगा तो वहां ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा? तो कुछ ग्लूकोज नहीं होना है, कोई वहां पर अमीनो एसिड्स नहीं मिलेगा आपको। यस, वहां 50% क्या मिलेगा आपको? यूरिया। क्योंकि मैंने बताया था कि 50% यूरिया हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं, 50% यूरिया पीसीटी से। तो 50% यूरिया तो वापस यहाँ पे अवेलेबल है पीसीटी के एंड पे। क्लियर? तो ये, तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? इक्वल टू 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? देखो, मार्क द करेक्ट मैच
मार्क द करेक्ट मैच। पोटेशियम के बारे में लिखा हुआ देखो, पोटेशियम बोथ रीअब्सॉर्ब्ड एंड सिक्रेटेड इन पीसीटी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन, both reabsorbed and secreted in DCT. Third option, urea, mostly secreted in PCT, and sodium ions reabsorbed in PCT, DCT and collecting duct. तो देखो एक चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन, इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है उसके डायग्राम में और उसके रिटन इंफॉर्मेशन में, वो ध्यान दीजिएगा। वहां पर पीसीटी में पोटेशियम का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन वहां सिक्रीट नहीं होता। याद रखिएगा कि सिक्रीशन का मतलब आप क्या कह रहे हैं। देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लो ये आपका कैपिलरी है, ये आपका कैपिलरी है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, तो जो चीज यहां से यहां पहुंच रहा है वो तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, और जो चीज यहां से यहां पहुंच रहा है ये ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। एरो नीचे जा रहा है देखो, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, एरो ऊपर गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। तो देखो ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन भी पीसीटी में होता है। मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन, चाहे H+ की बात करें, चाहे अमोनियम आयंस की बात करें, क्रेटिनिन की बात करें, इवन यूरिक एसिड वगैरह भी सिक्रीट होता है। तो मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन, या ड्रग्स वगैरह की बात करें, पेनिसिलिन की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन गेट कंप्लीटेड इन पीसीटी। नॉट कंप्लीटेड वी कैन से, बट मोस्ट ऑफ द सिक्रीशन अकर्स इन पीसीटी। लेकिन पीसीटी में पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता। पीसीटी में पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता, वहां पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पोटेशियम का सिक्रीशन, याद रखिएगा, पोटेशियम का सिक्रीशन डीसीटी में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। एज पर एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनियम आयंस, इन तीनों का सिक्रीशन डीसीटी में है, कलेक्टिंग डक्ट में है। पीसीटी में हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन है, अमोनियम का भी सिक्रीशन है, लेकिन वहां पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो गया ना। It is only reabsorbed, not secreted in PCT. H+ की बात करें, both reabsorbed and secreted in DCT, याद रखिएगा H+ का कभी reabsorption नहीं होता। H+ का हमेशा सिक्रीशन होता है और बाइकार्बोनेट का हमेशा reabsorption होता है। और इन दैट वे ये एक आयनिक, या जो कहते हैं ब्लड का जो पीएच वगैरह को बैलेंस करने में ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज का सिक्रीशन है, दूसरे का रीअब्जॉर्प्शन है, and that play a very important role, in maintaining the pH of the body fluid. So if we talk about hydrogen ion, it is not reabsorbed, it is always secreted in PCT, even DCT and collecting duct. So the answer of B, option B is also incorrect. Now urea, mostly secreted in PCT, देखो ये भी गलत हो गया। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, सिक्रीट नहीं होता। तो यूरिया 50% रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी एंड इट इज बाय पैसिव मैकेनिज्म, तो ये भी गलत हो गया। नाउ द सोडियम आयंस, यस, सोडियम आयन गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और याद रखिएगा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हमेशा एक्टिवली होता है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9 इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुछ पूछे जाते हैं कि कितना कहां पर क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहां पैसिवली होता है, कहां एक्टिवली होता है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द करेक्ट मैच। वैसोप्रेसिन इन्फ्लुएंस वाटर एब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, aldosterone retains salt and water in blood through DCT and collecting duct. Renin directly stimulate adrenal cortex to secrete aldosterone, and ANF anti-diuretic effect. तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? तो देखो आप जानते हैं कि वैसोप्रेसिन, जिसको आप एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और
इसका काम पता है आपको कि जो आपका जो डीसीटी है और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो डीसीटी है और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहां से ये देखो, अगर मान लो ये हमारा ये हमारा टिश्यू फ्लूइड का पार्ट है ये, है ना, और ये सपोज कीजिए हमारा ये ब्लड वेसल है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। तो आपको ये पता है कि जब कभी आपके टिश्यू फ्लूइड में जो इसका ऑस्मोलिटी होता है, जब ये ज्यादा हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि एडीएच के रिलीज होने का, एडीएच के एक्शन का या एडीएच का जो अमाउंट है ब्लड में इंक्रीज कर जाता है कब, जब आपके टिश्यू फ्लूइड का ऑस्मोलिटी, जब उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है बताओ, इंक्रीज कर जाता है। तो उस समय वहां पे वाटर की जरूरत होती है। तो वाटर तो पहुंचेगा कहां से, वो तो आपके ब्लड कैपिलरी से पहुंचेगा, और ब्लड कैपिलरी में कहां से आएगा, तो ये आपके डीसीटी से आता है और कलेक्टिंग डक्ट से आता है। तो याद रखिएगा कि जो वैसोप्रेसिन वगैरह जो होता है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इट मेक्स द वॉल ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट मोर परमेबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी इट इज नॉट आयन, वाटर। और पीसीटी में एक तरह का ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन है। याद रखना कि पीसीटी में ऑल्दो 85% तक, 80 to 85% तक वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है। 80 to 85% वाटर, या नियरली आप कह सकते हैं, नॉट दैट मच अमाउंट, 70 to 80% के आसपास तक वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहाँ बताओ, पीसीटी में। लेकिन एडीएच का, वैसोप्रेसिन का वहां पर कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। तो और एडीएच का मेन इन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है, याद रखना, एडीएच का मेन इन्फ्लुएंस कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। और आपके एनसीईआरटी में ऐसा समझाया भी गया है कि हाइपोथैलेमस के पास जो न्यूक्लियाई होता है, वहीं से एडीएच का सिक्रीशन है। एडीएच वहां से रिलीज, मतलब वो बनता है वहां पे एडीएच, और वो फिर स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस के बाद आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इट इज द अनदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं बॉडी में, ये इसे इन्फ्लुएंस करता है हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस posterior pituitary to secrete hormone called antidiuretic hormone or vasopressin, and that ADH increased reabsorption of water in DCT and collecting duct. The main is collecting duct. समझ में आ गया? तो जो आपका ऑस्मोलिटी बढ़ा हुआ था वापस वो डाउन हो जाएगा, और फिर हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन के रिलीज को बंद कर देगा या उसको कम कर देगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। वैसोप्रेसिन का इन्फ्लुएंस कहां पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे और डीसीटी पे, ना कि पीसीटी पे। फिर देखिए नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रिटेन सॉल्ट एंड वाटर इन ब्लड थ्रू डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो, आपने पढ़ा होगा एक मैकेनिज्म जिसे कहते हैं रैस, जिसमें ये रेनिन होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं इसको। एल्डोस्टेरॉन का सोर्स पता है आपको, ये कहां से आता है, ये आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब उसका भी सोर्स पता है आपको कि जैसे जो किडनी का जेजीए होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यहां से आता है एक केमिकल कॉल रेनिन। जब, और ये कब आता है बताओ, जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जब आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, तो ये रेनिन बनता है। देखो, रेनिन एक तरह का एंजाइमेटिक हार्मोन है। एंजाइमेटिक हार्मोन कहते हैं, देखो इसको, किसको, रेनिन को। ये चूंकि एक्टिवेट करता है किसको बताओ, तो रेनिन एक्टिवेट अ केमिकल कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन। ये लीवर से आता है और इसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1
1 बनता है एंजियोटेंसिन 2 लंग्स की कैपिलरी में, एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 acts on adrenal cortex to secrete hormone called एल्डोस्टेरॉन। एंड एल्डोस्टेरॉन का काम पता है आपको, ये आपके ब्लड में सोडियम के लेवल को बढ़ाता है, वाटर के लेवल को बढ़ाता है। और सोडियम आएगा तो Cl भी आ जाएगा, बट मेनली सोडियम, और सोडियम को रिटेन करता है कहां आपका, ये ब्लड में। और एल्डोस्टेरॉन का काम पोटेशियम को कम करना होता है ब्लड में, तो ये पोटेशियम के सिक्रेशन को बढ़ा देता है और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मेनली कहां पर, डीसीटी के पार्ट में, जो जो कह सकते हैं जो प्रॉक्सिमल पार्ट डीसीटी का होता है। एल्डोस्टेरॉन का रोल वहां ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कलेक्टिंग डक्ट। तो सॉल्ट और वाटर दोनों को रिटेन करता है कौन, एल्डोस्टेरॉन, जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर को इरेज करता है। क्लियर? तो यस, दिस इज राइट, एल्डोस्टेरॉन retains salt and water in blood through DCT and collecting duct। और मैंने बता दिया कि रेनिन का सोर्स क्या है, बताओ। रैस में रेनिन जो होता है वो कहां से आता है, वो आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से। और जेजी आपको पता है, ये आपको पता है कि जो हमारा डीसीटी का पार्ट होता है और जो आपके जो एफरेंट आर्टरियोल्स के जो सेल्स होते हैं, है ना, ये जहां पर फ्यूज करता है वहीं पे जेजी फॉर्म होता है। ठीक है? और आपने पढ़ा होगा जो द डीसीटी के मैकुला डेंसा ऑफ डीसीटी एंड जो ब्लड सेल्स के पार्ट होते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स के, वो जहां पर मिलते हैं डीसीटी के साथ वहीं पे जेजीए बनता है, और इसी जेजीए से रेनिन आता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है जीएफआर आपका कम होता है, एंड दैट रेनिन activate angiotensinogen into angiotensin 1 and 1 get converted into angiotensin 2। और ये जो कन्वर्टर एंजाइम होता है लंग्स के कैपिलरी में प्रेजेंट होता है, एंड दैट angiotensin 2 इज ए वेरी पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये एफरेंट आर्टरियोल को काफी नैरो कर देता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी, मतलब वो जीएचपी को बढ़ा देगा वहां पर ना, जो फिल्ट्रेशन कम हो गया उसको वो वापस नॉर्मल करने की कोशिश करता है। और angiotensin 2 also acts on adrenal cortex to secrete a hormone called aldosterone। और आप जानते हैं एल्डोस्टेरॉन को सॉल्ट वाटर बैलेंसिंग हार्मोन भी कहते हैं। एंड एल्डोस्टेरॉन रिटेन सोडियम, सोडियम सॉल्ट एंड वाटर इन योर ब्लड और इन योर टिश्यू फ्लूइड, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, बिकॉज रेनिन, देखो रेनिन लिखा हुआ है डायरेक्टली स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये गलत हो गया ना। रेनिन स्टिमुलेट किसको बताओ, रेनिन तो एंजियोटेंसिन पे एक्ट करता है ना, और ये 1 बनता है, तो ये डायरेक्टली नहीं होता, ये इनडायरेक्ट वे में होता है। रेनिन तो आता है लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है रेनिन का। एड्रेनल कॉर्टेक्स पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसका होता है बताओ, तो उसका आंसर है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 कहा जाता है इसको, ये गलत हो गया। एंड एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये पता है आपको कि एएनएफ का सोर्स हमारा एट्रिया का वॉल होता है, हार्ट वॉल। जब कभी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए उस कंडीशंस में एएनएफ सिक्रीट होता है, ये एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है, और ये हार्मोन आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, प्रेशर को कम करने के लिए, और ये डायलिसिस को बढ़ाएगा ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर भी आपका कम होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ, ये ज्यादा यूरिन के बनने को प्रमोट करता है, तो ये इसको एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट नहीं कहते, एएनएफ का डाययूरेटिक इफेक्ट होता है। एंड इन दैट सेंस ये भी क्या होगा बताओ, गलत हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो गया बताओ, द आंसर इज बी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और ये मैंने आपका ये दूसरा वीडियो मैंने बना दिया। अब मैं अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, दैट विल बी द वीडियो नंबर 3 रिलेटेड टू दिस चैप्टर।